एक ऐसी दुनिया तस्वुर कीजिए जहां सिर्फ इंस्टाग्राम फोटोज लेने की एक हार्मलेस लगने वाली आदत एक पूरी फ्रॉग स्पीशीज को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। और वहीं दूसरी तरफ दुनिया के एक बिल्कुल अलग हिस्से में एक विशाल डूम्सडे ग्लेशियर के टूटने का खतरा लगातार बढ़ रहा है, जो हमारे ग्लोबल मैप्स को हमेशा के लिए बदल सकता है। एग्जैक्टली। ये दोनों बातें सुनने में एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगती है ना, लेकिन आज इस डीप डाइव में हम समझेंगे कि ये सब आपस में कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ रैंडम फैक्ट्स नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आज का हमारा मिशन है यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए एनवायरमेंट पीटी 365 पार्ट 2 के सबसे जरूरी और कॉम्प्लेक्स सोर्सेज का विश्लेषण करना, चाहे वो पोल्यूशन हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो या नए प्रोटेक्टेड एरियाज। राइट, ये दरअसल हमारे आगे के फ्यूचर का एक ब्लूप्रिंट है। ओके, लेट्स अनपैक दिस, क्योंकि इन सोर्सेज में छुपे नगेट्स ऑफ नॉलेज हमें दिखाते हैं कि एक छोटी सी पॉलिसी शिफ्ट का असर एक मैसिव ग्लोबल स्केल पर कैसे होता है। What's fascinating here is कि जब हम इन सभी टॉपिक्स को एक साथ देखते हैं तो समझ आता है कि ये रूल्स, ट्रीटीज और इकोलॉजिकल इवेंट्स अलग-अलग नहीं है। ये एक बड़े सिस्टम के इंटरकनेक्टेड पार्ट्स हैं। राइट। एक छोटा सा पॉलिसी चेंज सीधे तौर पर ग्राउंड लेवल डिजास्टर्स को इम्पैक्ट कर सकता है। एग्जैक्टली। इसलिए इस इंफॉर्मेशन को सिर्फ एक चेकलिस्ट की तरह याद नहीं करना है, हमें इसके अंडरलाइंग लॉजिक और मैकेनिज्म को समझना होगा। तो चलिए सबसे पहले उस डोमेन से शुरू करते हैं जो डायरेक्टली ह्यूमन कंजम्पशन और रेगुलेटरी रिस्पॉन्स से जुड़ा है, यानी पोल्यूशन। ये एक बहुत क्रूशियल स्टार्टिंग पॉइंट है। हाँ, हमारे सोर्सेज में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 का काफी डिटेल में जिक्र है, जो एक अप्रैल 2026 से इफेक्टिव होंगे। राइट, और इनका कोर फोकस सर्कुलर इकोनॉमी और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी पर है, जिसे हम ईपीआर कहते हैं। अब कॉन्सेप्ट के लेवल पर तो ईपीआर समझ आता है। अगर मैं इसको सिंपल टर्म्स में समझूं, तो क्या ईपीआर एक तरह की मैंडेटरी रिटर्न पॉलिसी है? मैंडेटरी रिटर्न पॉलिसी मतलब? जैसे अगर आपने कचरा बनाया है, तो उसको क्लीन करने का बिल भी आपके नाम पटेगा। एक तरह से फाइन या अकाउंटेबिलिटी। हाँ, आप इसको एक मैंडेटरी रिटर्न और अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क की तरह ही देख सकते हैं। पहले हमारा सिस्टम कंप्लीटली लीनियर था, टेक, मेक एंड डिस्पोज। बस कचरा फेंक दो और भूल जाओ। वही तो, लेकिन सर्कुलर इकोनॉमी इस वेस्ट को वापस मटेरियल लूप में लाती है, और ईपीआर सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि एक डिजिटल और लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। ओह अच्छा, तो ग्राउंड पर ये ऑपरेट कैसे करेगा? एक मल्टीनेशनल ब्रांड अपना प्लास्टिक वेस्ट ट्रैक करके रिसाइकिल कैसे करेगा, स्पेशली हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी में जहां रैक पिकर्स हैं? ये एक्चुअली नए रूल्स का सबसे बड़ा चैलेंज है। नए रूल्स के तहत ब्रांड्स को एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा, और अपने टारगेट्स मीट करने के लिए उन्हें इनफॉर्मल वेस्ट कलेक्टर्स के नेटवर्क को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यानी कबाड़ीवालाज और रैक पिकर्स को ऑफिशियल सप्लाई चेन में लाना होगा। एग्जैक्टली। उन्हें प्लास्टिक वेस्ट वापस खरीदने के लिए एक मार्केट वैल्यू क्रिएट करनी होगी। जब वेस्ट की एक ट्रेसेबल मॉनेटरी वैल्यू बन जाती है, तो इनफॉर्मल सेक्टर खुद एक ऑर्गेनाइज्ड सप्लाई चेन का हिस्सा बन जाता है। ओह वाओ। तो अगर वो अपने ईपीआर टारगेट्स मीट नहीं करते तो क्या होगा? तो उन पर हेवी एनवायरमेंटल कॉम्पेंसेशन लगाया जाएगा। ये बेसिकली प्रोडक्शन डिजाइन को फंडामेंटली चेंज करने का एक तरीका है। जब पैकेजिंग वापस कलेक्ट करने का कॉस्ट बढ़ेगा, तो ब्रांड्स ऑटोमेटिकली इजी टू रिसाइकल मटेरियल्स यूज करना शुरू कर देंगे। ये सप्लाई चेन वाली बात तो पर्सपेक्टिव ही चेंज कर देती है, पर सिर्फ नए वेस्ट की बात नहीं है। पास्ट पोल्यूशन को डील करने के लिए भी रूल्स हैं। हाँ, आप कॉन्टैमिनेटेड साइट मैनेजमेंट रूल्स 2025 की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। इन रूल्स के अकॉर्डिंग हैजर्डस वेस्ट वाले एरियाज के लिए अलग-अलग रिस्पांस लेवल सेट किए गए हैं, जैसे एग्रीकल्चरल, रेजिडेंशियल और कमर्शियल जोन्स के लिए अलग थ्रेशोल्ड्स। मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। कंफ्यूजिंग किस सेंस में? क्या एक केमिकल एग्रीकल्चरल लैंड में कम डेंजरस और इंडस्ट्रियल लैंड में ज्यादा डेंजरस हो जाता है? हम सारी जमीन को एक ही बेसलाइन पर क्लीन क्यों नहीं कर रहे हैं? ये एक प्रैक्टिकल और साइंटिफिक ट्रियाजिंग का तरीका है। देखिए, एक टॉक्सिक केमिकल का नेचर चेंज नहीं होता, लेकिन उस केमिकल से ह्यूमन एक्सपोजर का रिस्क जोन के हिसाब से ड्रास्टिकली बदल जाता है। राइट, मतलब कांटेक्ट कितना हो रहा है? एग्जैक्टली। अगर एक एग्रीकल्चरल लैंड में हैजर्डस वेस्ट का ट्रेस अमाउंट भी है, तो वो सीधे हमारी फूड चेन में एंटर कर जाएगा क्रॉप्स के थ्रू। वहां तो स्टैंडर्ड्स एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट होने चाहिए। हाँ, और दूसरी तरफ एक इंडस्ट्रियल जोन है जहां पहले से हैवी मशीनरी और कंक्रीट पेविंग है। वहां मिट्टी के डायरेक्ट कांटेक्ट या फूड ग्रोइंग का रिस्क नेग्लिजिबल है। अच्छा,
तो एब्सोल्यूट जीरो पोल्यूशन अचीव करना पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर हम हर साइट को एब्सोल्यूट जीरो पर लाने की कोशिश करेंगे तो रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। इसलिए ये रूल्स रिस्क बेस्ड अप्रोच यूज करते हैं ताकि हाईएस्ट डेंजर जोन्स को पहले रिमीडिएट किया जा सके। मेक सेंस। फूड चेन और हेल्थ रिस्क्स की अगर बात हो ही रही है तो मिनामाटा कन्वेंशन का जिक्र करना बहुत रेलेवेंट हो जाता है यहाँ पर। ओह बिल्कुल, जिनीवा में इनका COP6 हुआ था अभी हाल ही में। राइट, जो यूनेप द्वारा सपोर्टेड एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। इसमें बेसिकली 2 स्पेसिफिक टारगेट्स पर फोकस किया गया है। 2024 तक मर्क्यूरी बेस्ड डेंटल एमालगम्स को फेज आउट करना और मर्क्यूरी एडेड स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट करना। हाँ, ये दोनों काफी क्रिटिकल टारगेट्स हैं। पर मैक्रो लेवल पर देखें तो डेंटल फिलिंग्स और फेस क्रीम्स बहुत माइक्रो लेवल इश्यूज लगते हैं। एक डेंटल क्लिनिक में यूज होने वाला थोड़ा सा मर्क्यूरी इतना बड़ा ग्लोबल मुद्दा कैसे बन गया? क्योंकि ये मैकेनिज्म दरअसल बहुत इंसिडियस है। जब हम डेंटल एमालगम्स यानी दांत भरने वाले मटेरियल की बात करते हैं तो उसमें ऑलमोस्ट 50% एलिमेंटल मर्क्यूरी होता है। 50%? वेट, सच में? हाँ, और जब लोग क्लिनिक्स में अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं तो एक्सेस मर्क्यूरी वेस्ट वाटर के जरिए फ्लश आउट हो जाता है या फिर क्रिमेशन के टाइम वो वेपराइज होकर एटमॉस्फेयर में चला जाता है और फिर बारिश के साथ वाटर बॉडीज में गिर जाता होगा। एग्जैक्टली और जब ये एक्वाटिक इकोसिस्टम में एंटर करता है तो बैक्टीरिया इसको मिथाइल मर्क्यूरी में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि एक हाईली टॉक्सिक और बायो एक्यूमुलेटिव कंपाउंड है। ओ, यानी बायो मैग्निफिकेशन, छोटी मछलियों से बड़ी मछलियों में जाना। राइट, और जब वही मछलियां इंसान खाते हैं तो सिवियर न्यूरोलॉजिकल डैमेज होता है। स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट्स के साथ भी यही हो रहा है। डेली सिंक में वॉश होने वाला मर्क्यूरी ओशंस को पॉइजन कर रहा है। तो मिनामाटा कन्वेंशन इस बात का प्रूफ है कि हमारी डोमेस्टिक हैबिट्स डायरेक्टली अर्थ साइंसेज और मरीन हेल्थ को डिक्टेट करती हैं। बिल्कुल वही रूट कॉज है। Here's where it gets really interesting. जब आम इंसान के डेली एक्शंस एनवायरनमेंट और अर्थ साइंसेज को इतने डीप लेवल पर डिसरप्ट कर रहे हैं तो नेचुरल सिस्टम्स भी रिएक्ट करेंगे ही। हाँ, डिजास्टर्स का नेचर बदल रहा है। राइट, और हमारे सोर्सेज क्लियरली पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इस डिसरप्शन का नतीजा नए तरह के डिजास्टर्स हैं, जैसे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स यानी HWCs को अब एक नेचुरल डिजास्टर का स्टेटस दे दिया गया है, जिसके लिए 10 लाख रुपए का यूनिफॉर्म एक्स ग्रेचिया कॉम्पेंसेशन भी स्टेट फंड से दिया जाएगा। लेकिन मैं इस डेफिनेशन चेंज पर थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। यूजुअली अर्थक्वेक, फ्लड या साइक्लोन को डिजास्टर माना जाता है। एक हाथी और इंसान की टक्कर को नेचुरल डिजास्टर बोलना क्या डिजास्टर मैनेजमेंट की डेफिनेशन को थोड़ा डाइल्यूट नहीं करता? इनिशियली ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है, लेकिन इस पॉलिसी शिफ्ट के पीछे एक बहुत सॉलिड इकोलॉजिकल लॉजिक है। ट्रेडिशनली सिर्फ मीटियोलॉजिकल इवेंट्स को ही डिजास्टर माना जाता था। हाँ, वही तो मेरा पॉइंट है। लेकिन आज हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन और क्लाइमेट चेंज की वजह से फॉरेस्ट्स ड्राई हो रहे हैं, एनिमल्स अपना टेरिटरी छोड़कर ह्यूमन सेटलमेंट्स में आने को मजबूर हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट सब रैंडम नहीं है। अच्छा, तो ये एक सिस्टमैटिक इशू बन चुका है। एग्जैक्टली। जब किसी फार्मर की फसल एक वाइल्ड बीस्ट या हाथी बर्बाद कर देता है तो उस कम्युनिटी के लिए वो इकोनॉमिक कोलैप्स एक फ्लड जैसा ही होता है। वो एंगल से तो मैंने सोचा ही नहीं। और इससे नेचुरल डिजास्टर क्लासिफाई करने का प्राइमरी रीजन एक्चुअली ब्यूरोक्रेटिक हर्डल को बाईपास करना है। इस टैग के बाद स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड्स इंस्टेंटली अनलॉक हो जाते हैं, जिससे रिलीफ मटेरियल या कॉम्पनसेशन फास्ट ट्रैक हो जाता है और लोग रिवेंज किलिंग नहीं करते। बिल्कुल, वो इकोसिस्टम को बैलेंस करने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। तो एसेंशियली हम रियलिटी को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस खुद एक मैसिव डिजास्टर बन चुका है। और यही थीम वाइल्ड फायर्स के टॉपिक में भी दिखती है ना? हाँ, UNEA 7 में जो नायरोबी में हुआ था वहाँ इंडिया का रेजोल्यूशन पास हुआ है। राइट, स्ट्रेंथनिंग द ग्लोबल मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड फायर्स। और यूनिया 193 मेंबर्स वाली एनवायरनमेंट पर हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी है। लेकिन यहाँ मेरा सवाल ये है कि वाइल्ड फायर एक लोकली कंटेन्ड इवेंट होता है ना, तो इसको ग्लोबल अर्थ साइंस क्राइसिस क्यों माना जा रहा है? क्योंकि वाइल्ड फायर्स अब सिर्फ लोकल फॉरेस्ट तक सीमित नहीं है। उनका इम्पैक्ट एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के जरिए ट्रैवल करता है। जब एक मैसिव फॉरेस्ट फायर होती है तो वो ह्यूज अमाउंट्स में ब्लैक कार्बन और एरोसोल्स रिलीज करती है। और ये पार्टिकल्स हवा में ट्रैवल करते हैं? फेयर में ट्रैवल करते हैं और हाई एल्टीट्यूड विंड्स के जरिए हजारों किलोमीटर दूर जाकर ग्लेशियर्स पे सेटल हो जाते हैं। ओह, समझ गया। ब्लैक कार्बन डार्क कलर का होता है तो वो सूरज की गर्मी को ज्यादा एब्जॉर्ब करता होगा। राइट।
जिससे आइस का एल्बिडो इफेक्ट यानी सनलाइट रिफ्लेक्ट करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। इससे ग्लेशियर्स की मेल्टिंग स्पीड एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है। इसलिए इंडिया इस इशू को पुश कर रहा है। क्योंकि हिमालयाज का फ्रिजाइल इकोसिस्टम डायरेक्टली लोकल फायर्स के धुएं से अफेक्ट हो रहा है। बिल्कुल, लोकल फायर ग्लोबल आइस मेल्ट का कारण बन रही है। और जब आइस मेल्ट और ग्लेशियर्स की बात आती है तो हमारे सोर्सेज में एक ऐसी वार्निंग दी गई है जिसका स्केल माइंड बॉगलिंग है। अंटार्कटिका का डूम्सडे ग्लेशियर, जिसे थ्वेट्स ग्लेशियर भी कहा जाता है। सोर्सेज कहते हैं कि इस आइस शेल्फ में डीप क्रैक्स आना शुरू हो गए हैं। डूम्सडे नाम ही अपने आप में अपोकलिप्टिक लगता है। इसे इतनी क्लोजली मॉनिटर क्यों किया जा रहा है? इसकी इंपॉर्टेंस इसके साइज में नहीं बल्कि इसके स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म में छुपी है। ये ग्लेशियर ज्योग्राफी के हिसाब से एक छोटी सी स्लोप पर बैठा है और पीछे मौजूद अंटार्कटिका की आइस शीट के लिए एक बॉटल के कॉक या स्टॉपर की तरह काम करता है। वेट, यानी ये बाकी सारी बर्फ को समुद्र में गिरने से रोक रहा है? एग्जैक्टली। ओशन के वार्मिंग वाटर्स इस ग्लेशियर को नीचे से पिघला रहे हैं, जिससे इसकी ग्रिप कमजोर हो रही है। अगर ये थ्वेट्स ग्लेशियर कंप्लीटली कोलैप्स हो जाता है तो वो कॉक हट जाएगा और फिर एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगी। हाँ, इस चेन रिएक्शन से ग्लोबल सी लेवल कुछ फीट तक बढ़ सकता है, जो मेजर कोस्टल सिटीज के इंफ्रास्ट्रक्चर को इरिवर्सिबल डैमेज पहुंचाएगा। ये अर्थ साइंसेस का एक टिपिंग पॉइंट है। ये कॉज़ैलिटी सच में डरावनी है यार, और शायद यही वजह है कि डिजास्टर मैनेजमेंट अब सिर्फ पोस्ट इवेंट रिलीफ तक सीमित नहीं रह गया है। प्रोएक्टिव कम्युनिटी रेडीनेस में शिफ्ट होना ही पड़ेगा, जिसका प्राइम एग्जाम्पल सोर्सेज में मौजूद सुनामी रेडी रिकग्निशन प्रोग्राम है, यानी TRRP। यूनेस्को IOC के अंडर इंडिया के 100 कोस्टल विलेजेस को सुनामी रेडी बनाया जा रहा है। पर ग्राउंड लेवल पर एक विलेज सुनामी रेडी बनता कैसे है? सिर्फ सर्टिफिकेट देने से लहरें थोड़ी रुकेंगी। नहीं, सर्टिफिकेट से लहरें नहीं रुकेंगी। TRRP एक रिगरस स्ट्रक्चरल और बिहेवियरल प्रोटोकॉल है। एक विलेज को सुनामी रेडी बनने के लिए 12 क्लियर इंडिकेटर्स मीट करने होते हैं। 12 इंडिकेटर्स? जैसे विलेज लेवल पर हाई रेजोल्यूशन हैजार्ड जोन मैपिंग करना, 24/7 रिलायबल अकूस्टिक वार्निंग सायरन्स इंस्टॉल करना, और सबसे इंपॉर्टेंट क्लियर इवैक्यूएशन रूट्स डिजाइन करना, ताकि सुनामी आने के 10-15 मिनट के अंदर लोग सेफ हाई ग्राउंड तक पहुंच सकें। एग्जैक्टली। ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी के बारे में है। TRRP इंश्योर करता है कि वार्निंग सिस्टम ओशन से सीधे एक आम विलेजर के फोन और कानों तक बिना डिले के पहुंचे। तो हमने अर्थ साइंसेस के इन मैसिव थ्रेट्स और डिजास्टर मैनेजमेंट के मैकेनिज्म्स को समझा। अब इस पजल के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम्स के साथ सॉल्यूशंस भी तो डिस्कस करने हैं ना। बिल्कुल। हमारे सोर्सेज एग्रो फॉरेस्ट्री पर नए मॉडल रूल्स 2025 को एक्सटेंसिवली डिस्कस करते हैं। इन रूल्स का ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चरल लैंड पर पेड़ काटने यानी फेलिंग ऑफ ट्रीज को ड्रास्टिकली आसान बनाना है, ताकि फार्मर्स ज्यादा से ज्यादा एग्रो फॉरेस्ट्री अडॉप्ट करें और रेवेन्यूज शेयर करें। अब मैं यहाँ एक एनालॉजी ड्रॉ करता हूँ। एग्रो फॉरेस्ट्री यानी पेड़ लगाने को बढ़ावा देने के लिए पेड़ काटने को आसान बनाना थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है। ये तो वही बात हुई कि अगर आप बैंक से पैसे आसानी से निकाल सकते हैं तभी आप उसमें पैसे डिपॉजिट करने में कंफर्टेबल फील करेंगे। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो आपके बैंक वाली एनालॉजी परफेक्टली ग्राउंड रियलिटी को कैप्चर करती है। पहले रूल्स इतने रिस्ट्रिक्टिव थे कि फार्मर्स पेड़ लगाते ही नहीं थे। हाँ, क्योंकि उनको हार्वेस्ट करने और बेचने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के परमिट्स लेने पड़ते थे। एग्जैक्टली। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कोर फिलॉसफी रिस्ट्रिक्शंस थोपना नहीं है, ये इकोनॉमिक इंसेंटिव्स को इकोलॉजिकल गोल्स के साथ अलाइन करना है। जब हम रूल्स डीरेगुलेट करते हैं तो फार्मर्स ट्रीज को कैश क्रॉप की तरह देखते हैं, और फिर वो हजारों पेड़ लगाएंगे जो बेसिकली ग्रोइंग फेज में कार्बन सीक्वेस्टर करेंगे। हाँ, और सॉइल हेल्थ इंप्रूव करेंगे और हार्वेस्ट होने पर फार्मर को एक सब्सटैंशियल इनकम देंगे। एक रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी को हटाकर एसेंशियली ग्रीन कवर और रूरल इकोनॉमी दोनों को बूस्ट दे दिया गया है। That makes a lot of sense. एक और इंटरेस्टिंग सोल्यूशन जो नोट्स में फीचर हुआ है वो है बायोबिटुमेन। ओह हाँ, हाईवेज के लिए एक सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव। राइट। सड़कें बनाने के लिए जो ट्रेडिशनल बिटुमेन यूज होता है वो तो क्रूड ऑयल रिफाइनिंग का बाय प्रोडक्ट है। लेकिन मेरा एक फंडामेंटल डाउट है यहाँ। इंडिया में हर दिन हजारों किलोमीटर्स हाईवे बन रहा है। क्या एग्रीकल्चरल वेस्ट या बायोमास वाकई फॉसिल फ्यूल बेस्ड बिटुमेन को रिप्लेस करने का स्केल रखता है?
ये बहुत शार्प ऑब्जर्वेशन है। सच ये है कि बायोबिटुमिन ओवरनाइट ट्रेडिशनल बिटुमिन को 100% रिप्लेस नहीं करेगा। इसका एक मैकेनिज्म है। वो कैसे काम करता है? बायोमास को पायरोलिसिस नामक प्रोसेस से हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीजन की एब्सेंस में ब्रेक डाउन किया जाता है, जिससे बायो ऑयल और लिग्निन रिच मटेरियल निकलता है जो बिटुमिन जैसा स्टिकी होता है। ओ, तो उसको मिक्स किया जाता होगा कन्वेंशनल बिटुमिन के साथ। एग्जैक्टली 15 से 30% के रेशो में ब्लेंड किया जाता है। स्केल छोटा है, लेकिन उस वेस्ट को जिसे किसान जलाते थे, अब हम उसे एक मोनेटाइज सप्लाई चेन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सर्कुलर इकोनॉमी दोनों का परफेक्ट टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन है। बिल्कुल, सॉल्यूशंस इसी तरह स्केल अप होते हैं। तो अब आते हैं इस चर्चा के उस हिस्से पर जो इंसानी पॉलिसीज का अल्टीमेट बेनिफिशियरी है, यानी ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोटेक्टेड एरियाज और हमारी फ्रेजाइल स्पीशीज। अगर हम बायोडायवर्सिटी को नहीं बचा पाए तो सब पॉलिसीज फेल हैं। रामसर साइट्स हो गई हैं, और स्पेशली यूपी के पटना बर्ड सेंचुरी का जिक्र है, जो इंडिया का सबसे छोटा बर्ड सेंचुरी है। यहाँ लेसर विस्लिंग डक आते हैं। मुझे आश्चर्य है कि रामसर जैसा बॉडी एक इतने छोटे से लैंड पैच को ग्लोबल इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा है? साइज मैटर नहीं करता क्या? कंजर्वेशन इकोलॉजी में सिर्फ एरिया का साइज मैटर नहीं करता, जी। उसकी ज्योग्राफिक प्लेसमेंट मैटर करती है। माइग्रेटरी बर्ड्स हजारों किलोमीटर्स का सफर तय करते हैं। जैसे फ्लाईवे कहते हैं ना। हाँ, इस लंबे सफर में उन्हें रेस्ट करने और फीड करने के लिए सेफ वेटलैंड्स चाहिए। पटना बर्ड सेंचुरी जैसी साइट्स इन बर्ड्स के लिए क्रूशल स्टेपिंग स्टोन्स की तरह काम करती है। अच्छा, मतलब अगर ये छोटे रिफ्यूलिंग स्टेशंस खत्म हो गए तो बर्ड्स अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे ही नहीं। बिल्कुल, और पूरा पॉपुलेशन कोलैप्स हो जाएगा। रामसर इस नेटवर्क कनेक्टिविटी को रिकॉग्नाइज करता है। स्पेसिफिक हैबिटेट्स को मेंटेन करना कितना कॉम्प्लेक्स है, ये हमारे नेक्स्ट सोर्सेज से भी क्लियर होता है। यहाँ BNHS का जिक्र है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, जो इंडियन स्किमर नामक बर्ड को कंसर्व कर रहे हैं, जिसकी चोंच बहुत स्पेशलाइज्ड होती है। हाँ, उसका लोअर मैंडिबल अपर वाले से लंबा होता है ताकि वो रिवर सरफेस पर स्किम कर सके। और दूसरी तरफ एक और क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड है, व्हाइट बेलीड हेरॉन। अरुणाचल प्रदेश के लोहित रिवर पर कलाई आई डैम बन रहा है, और उसके बावजूद इस हेरॉन को कंजर्व करना है। ये क्लैश कैसे मैनेज होता है? ये क्लैश ही तो सबसे बड़ा हेडेक है। डैम्स नेचुरल रिवर का जो इकोलॉजिकल फ्लो है, जिसे ई फ्लो कहते हैं, उसको ऑल्टर कर देते हैं, जिससे रिवर्स के किनारे सेडिमेंट्स और शिंगल बेड्स चेंज हो जाते होंगे जहां ये हेरॉन हंट करता है। राइट। यार, ऑर्गेनाइजेशंस का काम ये होता है कि वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इंटरवीन करें, ताकि डैम्स का ऑपरेशन इस तरह स्केड्यूल्ड हो कि डाउनस्ट्रीम में इन बर्ड्स को मिनिमम अनडिस्टर्ब्ड वाटर फ्लो हमेशा मिलता रहे। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? बड़े डैम से खतरा समझ आता है, लेकिन नोट्स में एक और केस स्टडी है जिसने मुझे सच में चौंका दिया। गैलेक्सी फ्रॉग। ओह, वो वेस्टर्न घाट्स का एंडेमिक फ्रॉग। हाँ, जिसके बॉडी पर तारों जैसे पीले स्पॉट्स होते हैं। सोर्सेज स्टेट करते हैं कि ये फ्रॉग एक नेचुरल एरिया से पूरी तरह वैनिश हो गया, और इसका कारण डैम या वाइल्ड फायर नहीं, बल्कि फोटो टूरिज्म था। लोग सिर्फ उसकी फोटोग्राफ्स लेने जा रहे थे। क्या हम एनवायरनमेंट को हार्मलेसली इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं? ये ह्यूमन फुटप्रिंट का सबसे ट्रैजिक एग्जाम्पल है। शोला फॉरेस्ट्स का इकोसिस्टम एक्सट्रीमली सेंसिटिव होता है। गैलेक्सी फ्रॉग लीफ लिटर यानी गिरे हुए पत्तों के बीच रहता है। जब इनकी फोटो वायरल होती है तो भीड़ जमा हो जाती है, और भीड़ के चलने से वो लीफ लिटर क्रश हो जाता होगा। एग्जैक्टली। उनका माइक्रो हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। रात में फ्लैश फोटोग्राफी और आवाजें उनके मेटिंग कॉल्स को ड्राउन कर देती हैं। धीरे धीरे रिप्रोडक्शन रुक जाता है और स्पीशीज लोकल एक्सटिंक्शन का शिकार हो जाती है। ओह वाओ, यानी माइक्रो डिस्टर्बेंस मैक्रो लेवल पर बायोडाइवर्सिटी को परमानेंटली डिलीट कर सकता है। बिल्कुल। लोग सीरियसली रियलाइज नहीं करते कि उनके छोटे एक्शंस का इम्पैक्ट कितना बड़ा होता है। ये पूरी डीपली कनेक्टेड सप्लाई चेन इस डीप डाइव का सबसे बड़ा टेकअवे है। आज हमने समझा कि कैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 और EPR ओशंस को बचा रहे हैं, और मिनामाता कन्वेंशन से हमारी फूड चेन कैसे प्रोटेक्ट हो रही है। राइट। हमने देखा कि अर्थ साइंसेस के बदलावों से ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट अब नेचुरल डिजास्टर बन गया है। डूम्सडे ग्लेशियर और बायोबिटुमिन के मैकेनिक्स समझे, और अंत में एक छोटे से इंस्टाग्राम ट्रेंड का डिस्ट्रक्टिव पावर देखा, जो इन सबको बांधता है, प्लैनेटरी बाउंड्रीज। ओह, ये टर्म सोर्सेज में काफी स्ट्रांगली मेंशन हुआ है। हाँ, टोटल 9 एनवायरमेंटल बाउंड्रीज हैं जिनके अंदर ह्यूमैनिटी सेफली एग्जिस्ट कर सकती है। इनमें क्लाइमेट चेंज, बायोस्फीयर इंटेग्रिटी और फ्रेश वाटर चेंज शामिल हैं। और अलार्मिंग बात यह है
कि हमें 9 में से 7 बाउंड्रीज को ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। विच 7 ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी हैं। हाँ, तो जब एक हार्मलेस लगने वाली फ्लैशलाइट एक फ्रॉग स्पीशीज को खत्म कर सकती है, तो सोचिए हमारे डेली रूटीन के हजारों एक्शंस उन बची हुई प्लैनेटरी बाउंड्रीज को कितना स्ट्रेच कर रहे हैं। सच में ये ऐसी नॉलेज है जिसे सिर्फ एग्जाम्स तक सीमित नहीं रखना चाहिए, इस पर डीपली रिफ्लेक्ट करना जरूरी है। मैं पूरी तरह एग्री करती हूँ। एक बहुत ही प्रोफाउंड थॉट जिसके साथ इस सेशन को क्लोज करना बिल्कुल सही रहेगा। जब हम अर्थ साइंसेज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इन लेयर्स को पील बैक करते हैं तो समझ आता है कि सब कुछ फाइनली हमारे एक्शन से जुड़ा है। इस डीप एक्सप्लोरेशन में जुड़ने के लिए सभी का शुक्रिया। कीप क्वेश्चनिंग, कीप लर्निंग एंड कीप डाइविंग डीप।